नमस्कार। आज हम भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी कड़ी पर बात करने वाले हैं जो अक्सर चर्चा से बाहर रहती है, विधान परिषद, मतलब राज्यों का अपना उच्च सदन। लेकिन ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प सवाल से। साल था 2021 और पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी विधान परिषद को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा। और मजे की बात यह है कि इसी सदन को 1969 में, मतलब 50 साल से भी पहले, खत्म कर दिया गया था। तो सवाल ये उठता है ना, कि कोई सरकार ऐसी चीज क्यों वापस लाएगी जिसे वो खुद ही खत्म कर चुकी हो? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये विधान परिषद आखिर है क्या। तो चलिए इस पहेली की पहली परत हटाते हैं और ये जानते हैं कि किसी राज्य में इस दूसरे सदन का आखिर मतलब क्या है। देखिए, जैसे देश के लिए संसद में दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी तरह राज्यों के पास भी ये ऑप्शन होता है कि वो अपने यहाँ दो सदन रखें। एक तो है विधानसभा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, और दूसरा हो सकता है विधान परिषद, यानी कि अपर हाउस। इसी सिस्टम को हम द्विसदनीय विधान मंडल कहते हैं। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये जो दो सदनों वाला सिस्टम है ना, ये हर राज्य में नहीं है। ये राज्यों के लिए एक विकल्प है, कोई मजबूरी नहीं। ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा। आज की तारीख में भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ये हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। यानी कि ये एक बहुत ही छोटा और एक्सक्लूसिव क्लब है, कह सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये परिषद बनती कैसे है, इसके सदस्य कौन होते हैं और उन्हें चुना कैसे जाता है, आइए जानते हैं। विधान परिषद की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक परमानेंट हाउस है। विधानसभा की तरह ये हर 5 साल में भंग नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाला सदन है जो कानून बनाने के प्रोसेस में एक तरह की स्टेबिलिटी, एक तरह का ठहराव लाता है। इसके मेंबर्स, जिन्हें हम MLC कहते हैं, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है। और इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा अनोखा है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ये बिल्कुल राज्यसभा जैसा ही सिस्टम है। इससे होता ये है कि सदन में हमेशा अनुभवी और नए दोनों तरह के लोगों का एक बैलेंस बना रहता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन MLCs को चुनता कौन है? देखिए, इन्हें सीधे जनता नहीं चुनती। 1/3 मेंबर्स को तो राज्य के विधायक यानी MLAs चुनते हैं। फिर अगले 1/3 सदस्य लोकल बॉडीज जैसे कि नगरपालिका और जिला बोर्ड से चुनकर आते हैं। इसके अलावा कुछ सदस्य टीचर्स के ग्रुप से और कुछ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के ग्रुप से चुने जाते हैं। और बचे हुए सदस्यों को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। ये लोग अक्सर साहित्य, विज्ञान या कला। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे अनोखी बात पता है क्या है? वो तरीका जिससे इन परिषदों को बनाया या हटाया जा सकता है। ये एक स्विच की तरह है जिसे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो सवाल ये है कि इस स्विच का कंट्रोल असल में है किसके हाथ में? क्या कोई राज्य जब चाहे इसे ऑन या ऑफ कर सकता है? चलिए देखते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 169 एक बहुत ही यूनिक 2 स्टेप प्रोसेस बताता है। पहला स्टेप, जिस राज्य को परिषद बनानी या हटानी है, उसकी विधानसभा को एक स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करना होगा। दूसरा स्टेप, उस प्रस्ताव को संसद में भेजा जाएगा और फिर पार्लियामेंट को एक सिंपल मेजॉरिटी से कानून पास करना होगा। यानी कि यहाँ पावर का एक क्लियर बैलेंस है। राज्य की इच्छा जरूरी है, लेकिन आखिरी फैसला केंद्र सरकार यानी संसद ही लेती है और संसद राज्य के प्रस्ताव को मानने के लिए मजबूर नहीं है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। आखिर ये परिषदें करती क्या हैं? इनके पास असल में पावर कितनी होती है? अगर हम विधान परिषद की तुलना देश की राज्यसभा से करें तो सारी कहानी साफ हो जाती है। सच तो यह है कि विधान परिषद की शक्तियां बहुत ही लिमिटेड हैं। जहां राज्यसभा कानून बनाने में एक मजबूत भूमिका निभाती है, वहीं विधान परिषद के पास उतनी पावर नहीं है। यहां तक कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी नहीं डाल सकते। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर कोई नॉर्मल बिल यानी नॉन मनी बिल विधानसभा से पास होकर परिषद में जाता है तो परिषद उसे ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक रोक सकती है। और अगर कोई मनी बिल है तो ये लिमिट सिर्फ 14 दिन की है।
परिषद कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें मानना या न मानना ये पूरी तरह से विधानसभा पर निर्भर है। यानी कि असली पावर हमेशा सीधे तौर पर चुने हुए सदन विधानसभा के पास ही रहती है। तो इन लिमिटेड पावर्स को देखते हुए ये बहस हमेशा से चलती रही है कि क्या हमें सच में इन परिषदों की जरूरत है? क्या ये सच में ज्ञान का सदन है या कुछ और? जो लोग परिषद के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि ये विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर एक जरूरी चेक का काम करती है। एक तरह से ये स्पीड ब्रेकर की तरह है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां एक्सपर्ट्स, आर्टिस्ट्स और सोशल वर्कर्स जो चुनावी राजनीति से दूर रहते हैं, अपने ज्ञान से कानून बनाने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि ये परिषदें सिर्फ जरूरी कानूनों में देरी करती हैं और सरकारी खजाने पर एक फालतू का बोझ है। और सबसे बड़ा आरोप ये है कि पार्टियां अक्सर इसे चुनाव हारे हुए नेताओं को सेट करने के लिए या अपने वफादारों को इनाम देने के लिए एक बैकडोर एंट्री की तरह इस्तेमाल करती हैं। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। इन सारे तर्कों के बीच हम इस अंतिम फैसले को कैसे समझें? पश्चिम बंगाल का अपनी परिषद को वापस लाने का फैसला ये दिखाता है कि ये बहस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये आज भी उतनी ही जिंदा और ज़रूरी है। राज्य सरकारें आज भी इन तर्कों को तौल रही हैं और ये फैसला ले रही हैं कि उनके लिए क्या सही है। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या विधान परिषद लोकतंत्र के लिए एक जरूरी चेक और बैलेंस है जो सिस्टम में विशेषज्ञता और गंभीरता लाती है, या फिर ये सिर्फ एक महंगा राजनीतिक औजार है जिसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।